एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम 7 जनवरी के में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है कुकेजियन रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश पुश्ड बैक फ्रॉम मिजोरम सीज एमपी। तो एमपी ने क्या बताया कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिली जो मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पे सेवरल मेंबर्स जो हैं कुकेजियन कम्युनिटीज़ के, ठीक है, उनको पुश बैक किया गया बाई बीएसएफ, ऐसा कहा गया अकॉर्डिंग टू जो राज्यसभा मेंबर हैं फ्रॉम मिजोरम, उन्होंने ये चीज़ बताई। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ही सेड नॉट अलाउइंग द एथनिक मिजो फ्रॉम बांग्लादेश टू एंटर इंडिया अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन एथनिक ग्राउंड। बोला जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन है किस बेसिस पे, एथनिक ग्राउंड के बेसिस पे। तो ये वीडियो उन्होंने शेयर करके बताया। हालांकि इस वीडियो में एक चीज़ और भी दिखाया गया कि इसमें दिखाया गया है कि सिक्योरिटी फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको खाने के लिए चीज़ें, ये सभी चीज़ें दे रहे हैं। अब देखो कुछ चीज़ें हैं इसमें जो हमें जाननी है कि इंडिया जो है वो रेफ्यूजी का जो है, जो भी उसमें साइन करना पड़ता है कि आप इसके बाद कोई आपकी कंट्री में आएगा तो आप इस तरीके से उसको नहीं कह सकते। वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस शॉर्ट नोट में करेंगे। तो अभी जो इसमें है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम आगे आएंगे, हमें नेक्स्ट देखना है कि क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे एक आया है द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इन एन इन्फ्लुएंशियल ऐसे रिटर्न मोर देन 2 डिकेड्स अगो, मतलब 2 डिकेड पहले ये चीज़ लिखी गई प्रोफेसर हिलरी चार्ल्सवर्थ के द्वारा, जो कि अभी जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, आईसीजे के। उन्होंने डिस्क्राइब किया इंटरनेशनल लॉ को किस तौर पे, डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस के तौर पे, और बोला नॉट मच हैज़ चेंज सिंस देन जस्ट व्हेन द वर्ल्ड वाज रिकवरिंग। किससे रिकवर कर रहे थे वर्ल्ड, जो पेन इंड्यूस्ड हुआ कोविड-19 की वजह से और रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लास्ट ईयर। तो ये हाईलाइट किया उन्होंने क्राइसिस कि किस तरीके से क्राइसिस फेस हुई, ठीक है, ये चीज़ें थी। वन ऑफ द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल लीगल बॉर्डर हैज़ बीन एक्सप्लिसिटली आउटलॉ वॉर थ्रू द अडॉप्शन ऑफ यूएन चार्टर। यूएन चार्टर की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान दी गई हैं। अब इसमें एक आता है कि जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या रहे, ये हमें देखना है। तो इसमें देखो कि पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड क्या हुआ, वॉज अ बाई पोलर वन विद ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन। एक बाई पोलर देखा गया चीज़ें किस किस के बीच में, पावर कंपटीशन देखी गई, कैपिटलिस्ट अमेरिका और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, जिसको क्या कहते थे, यूएसएसआर कहते थे, ठीक है, के बीच में क्या देखा गया, पावर कंपटीशन। अब इसमें क्या हुआ कि जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर था तो उसमें क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का एंड कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। और क्या हो गया, कोलैप्स हो गया किसका, कम्युनिज्म का। This unipolar movement gave leg up to multilateralism and led to 3 decades of what C. Raja Mohan calls relative harmony. जिसको क्या कहते थे सी राजा मोहन जी, सी राजा मोहन जी कहते थे रिलेटिव हार्मनी अमंग द मेजर पावर्स के बीच में एक रिलेटिव हार्मनी की बात उन्होंने करी है। हाउएवर इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नेटो है, ठीक है, उसकी बात सामने आई। अब देखो नेटो सिर्फ यहाँ सामने नहीं आई, नेटो की बातें लगातार हुई, कहाँ हुई, नेटो की बातें लगातार हुई जब आप देखोगे कि इन्वेजन किया रशिया ने यूक्रेन पे। तो क्यों किया रशिया ने इन्वेजन, क्योंकि यूक्रेन पार्ट बनना चाहती थी नेटो का। अब अगर नेटो, बहुत सारे लोग नाटो भी कहते हैं पर मैं नेटो बोलती हूँ, तो जो नेटो है उसमें क्या होता था कि वो पार्ट बनना चाहती थी यूक्रेन, ठीक है, जिससे नेटो का जो वो रहता, क्या बोलते हैं, पावर, वो एक्सटेंड हो जाती। और रशिया बॉर्डर कंट्री है यूक्रेन की, तो वो ये चीज़ नहीं चाहेगी, करेक्ट। तो इसलिए क्या किया गया कि उसने जो भी चीज़ें हैं वो एक्शंस लिया रशिया ने, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी भी तरीके से जो नेटो मेंबर्स हैं वो वहाँ, मतलब उसका नेटो का क्षेत्र वहाँ तक बढ़े। ये एक रीज़न है। Relative harmony phase saw the spread of democracy, greater acceptance of universal human rights, global consensus for maintaining international rule of law to multilateral institution and independent international court acting as refugees.
तो रिलेटिव हार्मनी की वजह से क्या क्या स्प्रेड हुआ, इतनी सारी चीज़ें स्प्रेड हुई, ये हमने देखी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये है, इसमें पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉट लाइक कंपनीज। ठीक है, तो इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है popular trope among political commentators, especially in the aftermath of important election, is that political parties are like corporations and their leaders like CEO। क्या बात की गई कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक कॉरपोरेशन की तरह है और उनके लीडर्स जैसे कैसे हैं, सीईओ की तरह। द एनालॉगी इज मेड टू प्रेस होम टू पॉइंट दैट जस्ट अ सीईओ आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द बैड क्वार्टर। ठीक है, सो शुड द लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर पुअर इलेक्शंस रिजल्ट, मतलब ये कहा जाता है कि जैसे अगर कोई भी बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो सीईओ को एक तरीके से अकाउंटेबल माना जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या लीडर जो है पॉलिटिकल पार्टी का, उनके लिए भी ऐसा होता है अगर पुअर इलेक्शंस रिजल्ट रहें तो। दिस एनालॉगी इज मिसलीडिंग एंड लीड टू डिस्टॉर्टेड आइडिया ऑफ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन। बात किस बात की गई है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फंक्शन करती है। ओके, इसमें दिस इज स्पेशली problematic in India because unlikely say in the US there is a little space for policy of negotiation and compromise outside of the political parties. Therefore the key to understanding Indian politics is understanding how political parties function। तो ये बताया जा रहा है कि यूएस में और इंडिया में डिफरेंट है, इसलिए जो नेगोशिएशन प्रोसेस और अकाउंटेबल प्रोसेस डिफरेंट है। डिफरेंसेस क्या है इसमें बताया जा रहा है, अ की डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ कंपनी इज दैट पार्टीज हैव claimant and volunteer while a company has employee। ये कहा जा रहा है कि जो पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है, पर जो कंपनी होती है उनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं। दिस डिफरेंस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हर तरह के एस्पेक्ट पे पड़ता है डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, जैसे ऑपरेशन ऑफ टू इंटिटीज़, द पर्पज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू कैप्चर स्टेट पावर। पॉलिटिकल पार्टी का क्या पर्पज़ होता है, पर्पज़ क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, कि कैप्चर करना स्टेट पावर इन अ सर्विस ऑफ सम स्टेटेड सोशल एजेंडा, मतलब सोशल एजेंडा के तौर पर इनको क्या करना होता है, पावर कैप्चर करना होता है। ठीक है, टू लेजिटिमेट दिस एस्पिरेशन द पार्टी इटसेल्फ मस्ट बी सीन इन द माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरली populated by individual in a volunteer capacity or opposed to paid employee। तो उसके तौर पे क्या होता है कि वो खुद मैदान में उतरती है और अपने सोशल एजेंडा बताती है कि हम ये चीज़ें करेंगे, मैनिफेस्टो निकालती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें बता दीजिए। दस वाइल ऑल पार्टीज हैव सम पेड एम्प्लॉयज़, बोल रहे हैं पर कुछ सब पार्टीज़ जो होते हैं वो पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पास पोजीशंस होती हैं which enables to people to holding them to exercise political judgment and executive authority such as area president and in charge are honorary one। ठीक है, honorary one। Despite this there are multiple claimant, ठीक है, claimant for every position commensurate with associated prestige and power। तो मतलब क्या, किस चीज़ के लिए वो मल्टीपल एफर्ट्स करते रहते हैं, प्रेस्टीज और पावर के लिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मोस्ट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट इन नैरोइंग। तो मतलब ऑल अबाउट इसमें क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक कंपेयर किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को किसके साथ, कंपनीज़ के साथ, और बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट लाइक कंपनीज, तो इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये चीज़ें मेंस में पूछ सकती हैं, इसमें है with the above context it is evident that analogy of political party as a company make little sense। क्या बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी एज अ कंपनी मेक लिटिल सेंस। अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट मैनेज ट्रेड ऑफ बिटवीन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जनरेट कंसेंसस एंड मोबिलाइज द इलेक्टोरेट अराउंड चूजन नरेटिव। दिस इज अ मोर nebulous space than one in which predefined goods and services are exchanged for profit। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मतलब इन्होंने जो ये रुचि गुप्ता हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन की, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया है, के बारे में पूरी बातें की हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पे देखो इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा आया है, इंडियन जीडीपी लाइकली टू ग्रो 7% दिस
7% दिस फिजिकल सेज NSO। इसमें देखेंगे हम क्या बात की जा रही है। इसमें है इंडियाज रियल GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7%। एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि ग्रो करेगी 7% 2022-23 में, स्लोइंग फ्रॉम 8.7 इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 7% ग्रो कर सकती है, मतलब ग्रो करेगी, ठीक है, बढ़ोतरी देखी जाएगी। विद GDP एस्टिमेटेड टू हैव लॉक 9.7% uptick in the first 6 months, the advance estimate implies that growth will moderate to 4.5 in second half, और moderate देखा गया है second half में, ठीक है। Based on limited data which almost 3 months to go in the year and essentially serve as input from union budget formulation, economists say some of the assumption made about the second half were overtly rosy or green and could board significant revision ahead। तो मतलब पहले में ये कहा जा रहा है कि ग्रोथ 7% देखी जाएगी, और दूसरे में ये कहा जा रहा है कि हाँ वो क्या होगी, मॉडरेट होगी। ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA इज एक्सपेक्टेड टू राइज। GVA, अब देखो कुछ चीज़ें हमको स्टैटिक पार्ट से पढ़नी पड़ती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी की बुक से, और इकोनॉमी की बुक मैंने एक ली हुई है जिसमें बहुत ही अच्छा है, मैं वो आपको जो है वो शॉर्ट जो वीडियोस रहते हैं उसमें डाल दूँगी, देख लेना, संजीव वर्मा की है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो उसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, GDP के बारे में, ठीक है, GDP क्या होता है, GVA क्या होता है, ठीक है, बजट और फिर नेशनल इनकम, ठीक है, और जितनी भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। तो इसमें कहा जा रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA इज एक्सपेक्टेड टू राइज, कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 6.7%, कंपेयर्ड किससे 8.1% 2022 के। एंड इसमें ये बोला जा रहा है विद ट्रेड, हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्ट एंड होटल्स है ये, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस रिकॉर्डिंग द हाइएस्ट एक्सपेंशन ऑफ कितना 13.7%। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, तो ये देखना। यहाँ पे देखो एक और आया है, टू बूस्ट मेक इन इंडिया सेंटर फ्लैग अनफेयर ट्रेड नॉर्म्स, ठीक है। तो उसमें है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फ्लैग्ड ओवर द डजन restrictive and discriminatory condition which prevent local supplier from participation in bidding process initiated by various department and ministries। तो उसके लिए किया है उन्होंने, इसमें है लास्ट वीक जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया, रेलवेज डायरेक्टर जनरल मैनेजर ऑफ ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट टू मेक श्योर दैट ऑल procuring agencies across the railway network complies with the PPPM second or under the avoid included restrictive and discriminatory condition against local supplier। तो ये चीज़ भी एक बार पढ़ लेनी है। इसमें एक चीज़ और कही जा रही है, इसकी बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है, ओके। तो ये देखो इसमें क्या है, कॉफ़ी फार्मर्स इन केरला, ठीक है, रीप बेनिफिट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से उनको बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, हमारे जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसमें रहता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हमें पढ़ना भी रहता है, और इससे रिलेटेड इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर जैसे ज्योग्राफी के पार्ट में आके ये मिल जाता है। इसमें है ऑल वुमेन टीम फ्रॉम इंडिया टू कीप पीस इन सूडान, तो ये भी पढ़ना है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। UK शिप ऑन परमानेंट डिप्लॉयमेंट इन इंडो पैसिफिक मेट फर्स्ट पोर्ट कॉल इन इंडिया, ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी पढ़नी है हमको, ओके। एक चीज़ और भी है इसमें, प्रसार भारती मुल्स ओन OTT प्लेटफॉर्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज पढ़नी थी। जैसे हमेशा होता है ना कि न्यूज़ में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमको लगती हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज मैं देख रही हूँ कि उतनी ऐसी नहीं आई हुई हैं, ठीक है, एक दो को छोड़ के जो हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।